ये सारे जिनके प्लेन उतर रहे हैं, क्या है उसके अंदर मिलिट्री प्लेन के अंदर? तो क्या वो साजो सामान हथियार इसराइल को नहीं पहुंच रहा है? क्या सप्लाई रोकी है इन्होंने? क्या उनको मालूम नहीं है कि फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल क्या क्या कर रहा है? तो अक़वाम मुत्तहिदा की जब बात आती है तो यही फ्रांस बोलता है नहीं नहीं बहुत जुल्म हो रहा है पब्लिक पे। तो भाई जुल्म हो रहा है या फिर जुल्म हो रहा है? तो कुल मिलाकर ये बेवकूफ बनाने की बातें हैं। ये चाहते ये हैं कि भाई तुर्की को सीरिया के अंदर घेरा जाए, एक किस तरह की जो है जंग छिड़ी जाए कि इसराइल जो है, अब देखना ये होगा कि अगर इसराइल इसी तरह से छेड़ना बरकरार रखता है, जारी रखता है तुर्किया को, तो क्या तुर्किया इसराइल पे अटैक करेगा? सिनेरियो ये है, जो बात मैं कल कह रहा था, अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। कल हमने बात यहाँ पे शुरू की थी कि तुर्किया को क्या घेरने की कोई प्लानिंग चल रही है? क्या जो है एक सेक्टेरियन डिवीजन भी क्रिएट करने की कोशिश है, सेक्टेरियन डिवाइड मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, जो कि बहुत पहले से है। उसके बाद फिर ईरान और रशिया की एंट्री होती है। उनको लगा ये कि वहां के जो रूलर थे उस वक्त बशार उल असद, उनको लगा ये कि भाई सेक्टेरियन डिवाइड के अंदर मुल्क हमारा बर्बाद हो जाएगा, मेरी पूरी मिलिट्री मारी जाएगी, तो मेरा क्या होगा, कोई तो आए बचाने के लिए। तो उन्होंने रशिया से हेल्प मांगी और ईरान भी आ गया। तो ईरान और रशिया ने मिलकर किसी हद तक हालात को संभालने की कोशिश की। और ट्रंप उसमें फंस गए। तो बहरहाल अब्दुल वाहिद साहब किस तरह हालात को देख रहे हैं अब? मुमताज भाई, आपको और जो लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं चैनल से, आपके सबको जो है अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल वही है जैसा बताया आपने, अभी ब्रीफिंग दी आपने अच्छी खासी और बहुत सारी अपडेट्स आपने दी हैं। इस वक्त जो है सीरिया वगैरह की अगर हम बात करें, ईरान की बात करें, तो कल अपडेट्स ये थी कि भाई आसिम मुनीर गए हैं, क्या बातचीत हुई है। कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आसिम मुनीर तो वापस आ गए हैं इस्लामाबाद, पाकिस्तान वापस आ गए हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी आ रही हैं कि गालिबन तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब, इन तीनों ने ऑफर दिया था। कल जो मैं बात बता रहा था आपको कि भाई ईरान शामिल क्यों नहीं हुआ, तो उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि ईरान को इन्होंने शामिल नहीं किया या रिजेक्ट करने का प्रयास था। ईरान को ऑफर दिया गया था, ईरान ने रिफ्यूज कर दिया शामिल होने से उस अलायंस में, मक्का वाले में। उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं और मैंने दो चार जो है उसकी जो है बहुत ही लेजिटिमेट पॉइंट्स मैंने बुलाए थे, बताए थे आपको कल, कि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फिर एक बूस्टर मिल जाता नेतन्याहू को, उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने के लिए, कि देखिए ये पूरे मुसलमान एकजुट हो गए हैं, अब ईसाई दुनिया, यहूदी दुनिया और इनको एकजुट होना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया था किस तरह नेतन्याहू ने बहुत सारी बातें उड़ाई हैं कि भारत को भी इसराइल के साथ मिलना चाहिए, एक सुन्नी अलायंस दुनिया के अंदर इमर्ज हो रहा है। तो फिर जो है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। तो जो लोग हुकूमत चलाते हैं वो सिर्फ अवामी जज्बात से हुकूमत नहीं चलाते, उनके पीछे बड़ा मकसद होता है, वो कई पहलू से देखते हैं चीज़ों को। सिर्फ अवाम के जज्बात, अवाम के जलसे जुलूस, अवाम की रैलियां, इससे हुकूमतें नहीं चलती हैं। इससे गवर्नमेंट बन जाती है, कोई पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, लेकिन जो हुकूमत की पॉलिसी होती है वो सिर्फ अवामी राय पर मुनहसर नहीं होती। काफ़ी हद तक उसके अपने जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कि भाई आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या है, पॉलिसी दस्तावेज क्या है, जिसके ऊपर बेस्ट करता है कोई। एक खबर चलाई गई, बल्कि मैं उसको अफवाह कहूँगा, एक बोरिस जॉनसन हैं, साबिक वज़ीर आज़म ब्रिटेन, उनके नाम से बहुत सारी अफवाहें चलाई गई कि भाई मैं तो ये चीज़ चाह रहा था और फलां चीज़ चाह रहा था, ईरान से मैंने ये बात की थी, तुर्किया से मेरी ये बात हुई थी, फलां से ये बात हुई थी। बाद में जब छानबीन की गई कि भाई क्या बोरिस जॉनसन ने वाकई ऐसी बातें की हैं कुछ, बाद में मालूम हुआ कि सोशल मीडिया पे जैसे बहुत सारे शेर उड़ाए जाते हैं ना, कि मैं जामा मस्जिद जा रहा था गालिब, रास्ते में दरियागंज आया और मैं जो है तुर्कमान गेट मुड़ गया, गालिब का नया शेर है। तो ऐसे ही जो है बहुत सारे ये जो नए नए बच्चे जिन्होंने रेख्ता में जाना शुरू किया है, तो लगता है उनको कि भाई उर्दू आ गई उनको। तो इसी तरह की जनरेशन जो है, इसी तरह के बहुत सारे लोग जो है हमारे मीडिया में भी हैं। तो लगा उनको नहीं नहीं नहीं, बोरिस जॉनसन ने बिल्कुल बोला होगा, ये होगा, एक फोटो लगाया उसका। और आप जानते हैं कैसे हमारे चैनल दिखाते हैं, पहले एक बैकग्राउंड में आवाज आएगी शू,
फिर एक फोटो आएगा, उसके बाद दूसरे का फोटो आएगा, तीसरे का फोटो आएगा। मतलब ऐसा लगता है कि सास बहू साजिश वाला वो जो कल बता रहे थे आपके चैनल पे शायद फिरोज बख्श साहब या कोई, तो वो जो है बिल्कुल वैसा जो है ऐसा बना के दिखाते हैं। बाद में मैंने सोचा कि भाई देखूं भाई बोरिस जॉनसन का वाकई कोई ऐसा स्टेटमेंट है क्या ईरान को लेके, तुर्की को लेके, सीरिया को लेके या कोई भी, तो मालूम हुआ वो तो बंदा 3-4 साल से गायब है, जवाब ही नहीं आ रहा है कोई। तो उस बंदे ने बयान कब दिया ये? तो कुल मिलाकर जो है ये सारी की सारी चीजें, तो बताइए कि अब लोग जब पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से अफवाहें उड़ाने लगे, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें जो लोग मौजूद हैं उनके हवाले से उड़ाई जाती हैं, तो वो तो पूर्व है बेचारा। तो ये सब जो है, और बोरिस जॉनसन के बारे में इंटरेस्टिंग बात जो मीडिया वाले नहीं बता रहे हैं वो मैं बताने जा रहा हूं आपको, कि ये भी जब प्रधानमंत्री थे तो नेतन्याहू ने इनके चैम्बर में भी एक स्पाई वेयर लगा दिया था। तो ये जो है, तो बहुत सारी चीजें ये हैं। तो मीडिया का भी बड़ा अजीबोगरीब रोल है, कैसे कैसे लोग हैं। अब कोई बात नहीं, जर्नलिस्ट हैं तो जर्नलिस्ट कहना पड़ता है। अब तो कुछ लोग वहां पे 2-4 प्रोग्राम वगैरह करके आलमी उमूर के माहिर हो जाते हैं, खड़े रहते हैं चाणक्यपुरी में अफगान एम्बेसी के सामने और बोलते हैं काबुल में अभी अभी जो हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे काबुल देख के आ रहा है, और वो बेचारा यहाँ दिल्ली में खड़ा है। तो भाई झूठ बोलिए लेकिन एक लिमिट से, और पब्लिक को ऐसा बेवकूफ ना बनाया जाए। तो कुल मिलाकर तो एक तो अफवाह ये थी। दूसरे क्या हुआ कि आप देखिए सिनेरियो क्या है। सिनेरियो ये है जो बात मैं कल कह रहा था, अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। कल हमने बात यहाँ पे शुरू की थी कि तुर्किया को क्या घेरने की कोई प्लानिंग चल रही है, क्या जो है एक सेक्टेरियन डिवीजन भी क्रिएट करने की कोशिश है, सेक्टेरियन डिवाइड मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, जो कि बहुत पहले से है। आज 2-3 चीजें उसके ऊपर मैंने कुछ मताला किया, कुछ लोगों से बातचीत की, तो उसमें एक चीज सामने आई कि सीरिया के अंदर यूरोप और अमेरिका, उनका एक षड्यंत्र है, और आज से नहीं है, बराक ओबामा के वक्त से है। इनको एक ग्रेटर खित्ता चाहिए, बड़ा खित्ता चाहिए, बड़ा रीजन चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि वहां इंस्टेबिलिटी हो। आपको मालूम होगा कि वहां ईरान और रूस कब दाखिल हुए? सबसे पहले ओबामा दाखिल हुए। ओबामा ने एक जो है अपोजिशन क्रिएट की, अपोजिशन को हथियार दिए गए, बाकायदे ट्रेनिंग दी गई, और उस दौरान वहां जब खूनी जंग शुरू हुआ तो वहां एक सुन्नियों का एक धड़ा मजबूत हुआ। उसने शिया या फिर अलवी जो है फिरका, या कुछ वहां पे एक नुसैरी सेक्ट है, या फिर यजीदी हैं, कुछ तुरेज हैं, इनको मारना शुरू किया। उसके बाद एक तीसरा कुर्दों वाला ग्रुप उठा, उसने दूसरों को मारना शुरू किया। इस तरह का एक सेक्टेरियन क्लैश जो है ओबामा ने बाकायदे ट्रेनिंग देके शुरू की। उसके बाद फिर ईरान और रशिया की एंट्री होती है। उनको लगाइए कि वहां के जो रूलर थे उस वक्त बशारुल असद, उनको लगाइए कि भाई सेक्टेरियन डिवाइड के अंदर मुल्क हमारा बर्बाद हो जाएगा, मेरी पूरी मिलिट्री मारी जाएगी, तो मेरा क्या होगा, कोई तो आए बचाने के लिए। तो उन्होंने रशिया से हेल्प मांगी और ईरान भी आ गया। तो ईरान और रशिया ने मिलकर किसी हद तक हालात को संभालने की कोशिश की। जब इनके काउंटर ऑपरेशन हुए तो उनमें भी जाहिर सी बात है भाई, ऐसा नहीं कि ईरान के बम फूल थे या रूस के बम फूल थे। अगर अमेरिका का बम बम था तो ईरान का भी बम बम था, तो बहुत सारे लोग मारे गए होंगे दोनों तरफ से। तो इसके अंदर जो है, तो ये रायता कैसे फैलाते हैं अमेरिका और यूरोप वाले, और वो बैठकर तमाशा कैसे देखते हैं। इसको देखना हो तो आप सीरिया देखिए, एक बेस्ट केस है। अब सीरिया के अंदर क्या हुआ, न रूस है न ईरान है, लेकिन वहां जो है एक अपनी पपेट गवर्नमेंट अमेरिका ने बिठा दी। बिठाई किसके जरिए? तुर्किया के जरिए। लेकिन होता क्या है कि जब काम निकल गया तो फिर मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। तो भाई अब जो है, अब तख्त पे तो बैठ गया वो जोलानी उर्फ अहमद अल-शरा उर्फ बहुत सारे नाम उर्फ $10 मिलियन बाउंटी उर्फ फला फला। तो अब जब ये उर्फ बैठ गए तो अब बिठा तो दिया तुर्की ने, लेकिन क्या इंटरनेशनल लेजिटिमेसी तुर्की दिला सकता है, या सऊदी अरब दिला सकता है, या कोई और मुल्क दिला सकता है? नहीं दिला सकता। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाएगा कौन आपको? डोनाल्ड ट्रंप साहब, परम आदरणीय। तो अब जो है ट्रंप साहब ने बुलाया उसको अपने दरबार में कि आप आइए दरबार में, हाजिरी लगाइए, थोड़ी बातचीत तो हो आपसे। आपको मालूम होगा अभी 24 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने
टेररिज्म के सपोर्टिव कंट्रीज की फहरिस्त से भी सीरिया को हटा दिया है। एक आदमी जिस पर कुछ महीने पहले 10 मिलियन आपने इनाम रखा था, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है, उसके बाद आप उसकी कंट्री से भी सबसे पाबंदियां हटा देते हैं। ईरान जिसके बारे में कोई सबूत नहीं, कहीं कहीं टेररिज्म फैलाया हो, किसी एक्टिविटी में शामिल रहा हो, कुछ नहीं, लेकिन आयतुल्ला अली खामनेई जब जिंदा थे तब से लेके आज भी जितनी कोर लीडरशिप है ईरान की, सब पे पाबंदियां, नए सैंक्शंस लगा दिए, नई नई चीजें डेली सामने आ रही हैं। तो आप बताइए कि सूरत हाल ये है। तो जोलानी को लेजिटिमाइज कौन करेगा? अमेरिका करेगा। अमेरिका ने बोला कि देखो तुर्किया ने तुम्हें तख्त पे बिठा दिया, ठीक है, जो कुछ होना था हो गया। अब तुर्किया कुछ ज्यादा उछल रहा है, ज्यादा ताकतवर बन गया है, वो उधर फ्रांस को भी चैलेंज कर रहा है। भाई जब मैंने आपके चैनल पे बताया कि वहां गैस वैस कुछ नहीं मिला था यूनान के पास, तो जब मैं ये बात जानता हूं तो क्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं जानते ये बात? क्या और लोग ये बात नहीं जानते? क्या फ्रेंच प्रेसिडेंट नहीं जानते ये बात? तो हमें तो बाद में मालूम हुई है बात, वो लोग तो शायद रोजे अव्वल से जानते होंगे कि भाई वहां की स्ट्रेटजी क्या है। तो ये जो है सूरत हाल थी वहां की। नहीं आप जारी रखें। तो ये जो है तो मैंने जी 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 अब्दुल जी जी वाहिद जी साहब, मैंने ये जो फुटेज जारी किया है काफी वायरल है, और ये जो अरब ममालिक में अमरीकी बेसेज हैं, दरअसल उनकी सफाई का ये वीडियो है। ये आप देखिए यहाँ पे झंडे, आप देखिए यहाँ पे डस्टबिन में इनको फेंका जा रहा है। तो ये आप देखिए, और यही बात जो है ईरान के अवाम ने डिमांड की थी, और ईरान ने कहा था कि आप मिडिल ईस्ट जो है छोड़ दो। तो ये काफी वीडियो वायरल है। ये आप देखिए कि किस तरह से डस्टबिन में इनको जो बेसेज हैं, यहाँ पे आपको ईरान दिखाई देगा, सऊदी अरब दिखाई देगा, यमन भी आपको देखो नीचे दिखाई दे रहा है, उधर इराक दिखाई दे रहा है, बीच में भी है। तो इस तरह से ये आप देखिए किस तरह से ईरान जो है, और ये ईरान आर्मी की तरफ से ये फुटेज जो है जारी किया गया है। बहरहाल ये काफी वायरल है, तो इसलिए मैं इसको चला रहा हूं। आप कंटिन्यू करें, इस पे बोल दीजिएगा। तो अब जो है सूरत हाल ये है। तो अब जोलानी को अगर इंटरनेशनल रिकग्निशन चाहिए तो इसके लिए जरूरत किसकी है? डोनाल्ड ट्रंप की है, जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया, 2 बार बातचीत भी हुई, सब कुछ हो गया। तो अब जो है अमेरिका क्या चाहता है कि भाई अब तुर्की को घेरना है सीरिया के अंदर। जो नेटो का आर्टिकल 5 है उसका एनफोर्समेंट कब होगा? जब तुर्की को तुर्की में जाकर के इसराइल अटैक करे, वहां पे मारे। अगर तुर्की की मिलिट्री सीरिया के अंदर डिप्लॉयड है, या कोई उसका बेस है, या कोई ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, कुछ और है, वहां पे अगर इसराइल ने बमबारी कर दी तो फिर आर्टिकल 5 जो है इन्वोक नहीं होता, लागू नहीं होता। तो अब क्या तुर्किया के साथ नेटो आएगा? नहीं आएगा। तो तुर्किया के साथ तो नेटो नहीं आएगा, लेकिन क्या इसराइल के साथ भी नेटो नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। इसराइल के साथ अमेरिका जाएगा, इसराइल के साथ ब्रिटेन जाएगा। भाई आप देखिए आज की तारीख में भी क्या रोजाना दर्जनों के हिसाब से प्लेन इसराइल में नहीं उतर रहे हैं? फ्रांस के, जर्मनी के, ब्रिटेन के। इवन कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी हैं कि इवन बहुत सारे प्लेन कनाडा वगैरह के भी उतरे हैं, साउथ कोरिया के भी। उन प्लेन्स के अंदर क्या है? अमेरिका के अलावा ये जो बहुत सारे ममालिक हैं, ये सारे जिनके प्लेन उतर रहे हैं, क्या है उसके अंदर, मिलिट्री प्लेन के अंदर? तो क्या वो साजो सामान हथियार इसराइल को नहीं पहुंच रहा है? क्या सप्लाई रोकी है इन्होंने? क्या उनको मालूम नहीं है कि फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल क्या क्या कर रहा है? तो अक़वाम मुत्तहिदा की जब बात आती है तो यही फ्रांस बोलता है नहीं नहीं बहुत जुल्म हो रहा है पब्लिक पे। तो भाई जुल्म हो रहा है या फिर जुल्म हो रहा है? तो कुल मिलाकर ये बेवकूफ बनाने की बातें हैं। ये चाहते ये हैं कि भाई तुर्की को सीरिया के अंदर घेरा जाए, एक किस तरह की जो है जंग छिड़ी जाए कि इसराइल जो है, अब देखना ये होगा कि अगर इसराइल इसी तरह से छेड़ना बरकरार रखता है, जारी रखता है तुर्किया को, तो क्या तुर्किया इसराइल पे अटैक करेगा? अगर हैवी बम्बारमेंट करता है तो फिर क्या होगा? या उसका बहुत ही कैलकुलेटेड मूव होगा? क्योंकि भाई इसराइल बोलेगा कि हमने तो सीरिया में मारा है, फला फला जगह मारा है, कुर्दों को मारा है, फला को मारा है, ये लोग हैं इनको मारा है। तो कुल मिलाकर जो है इस वक्त
बहुत बड़ी साजिश उस पूरे रीजन के मुल्कों के खिलाफ यूरोप और अमेरिका कर चुके हैं। और उसमें जो है मेरा ये मानना है कि बहुत ही सोच समझ के ही ईरान ने कोई कदम उठाया होगा जो उस महाज के अंदर ईरान शामिल नहीं हुआ। बाकी बातें इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूंगा बाद में।